अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने में अब 2 महीनों से भी कम वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ जहां जोड़ तोड़ की सियासत की वजह से जमातें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर रही हैं, वहां पर सियासी तलखियां भी बढ़ रही हैं। सिंध और कराची की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी सियासी तलखियां अरूज पर हैं। दोनों जमातें एक दूसरे को इंतखाबी मैदान में शिकस्त देने के दावे कर रही हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने के दावे कर रही है, जबकि MQM सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साला हुक्मरानी को ब्रेक लगाना चाहती है और उनकी इलेक्शन में ज़मानतें ज़ब्त करवाने के दावे कर रही है। इंतखाबी मैदान सजने से पहले नई हल्का बंदियों पर भी बहस जारी है। एतराज़ात अभी भी हैं जो दूर नहीं हुए हैं। MQM का शिकवा है कि पीपल्स पार्टी के हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात थे उनको तो दूर किया गया, लेकिन MQM को नज़रअंदाज किया गया। फिर इस इशू को लेकर MQM के वफ़द की इलेक्शन कमीशन से एक मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए हैं। 18वीं तरमीम आइनी तरमीम में तब्दीली की बातें भी जो सियासी तलखियों को बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 18वीं तरमीम को छेड़ना न सिर्फ सूबों के हक़ पर डाका होगा बल्कि इससे विफाक भी कमज़ोर होगा, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरह MQM का भी ये मानना है कि 18वीं तरमीम में इख्तियारात विफाक से सूबों के पास तो आए। सूबों को तो खुद मुख्तार बनाया गया, लेकिन ये खुद मुख्तारी ज़िले सतह तक नहीं पहुँचने दी गई। अब ये वही 18वीं तरमीम है जिसमें तालीम, सेहत, ज़राअत समेत कई शोबे विफाक से लेकर सूबों के हवाले किए गए। ये वही 18वीं तरमीम है जिसमें फ़ैसला हुआ कि नेशनल रेवेन्यू में से तकरीबन 58% हिस्सा सूबों को दिया जाएगा, लेकिन मसला ये है कि बाकी जो 42% है ये विफाकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नाकाफ़ी होता है। इसी तरह सूबे विफाक से फ़ंड्स तो लेते हैं, लेकिन आगे बल्दियाती इदारों पर ख़र्च नहीं करते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर सियासी जमातें अब आमने सामने हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 18वीं आइनी तरमीम में तब्दीली मुस्लिम लीग नून और MQM का एक पॉलिटिकल स्टंट है या इसके पीछे कोई और वजह है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि MQM ये नारा क्यों लगा रही है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन ना हो तब तक आम इंतखाबात भी नहीं होने चाहिए। क्या MQM ने इस बार तसल्ली है MQM को कि इलेक्शन के बाद उनके साथ इत्तेहाद करने वाली जो जमातें हैं उनके वो जो मुतालिबात हैं उनको पूरा करेंगी, क्योंकि माजी की रिवायात कुछ और ही बताती हैं, माजी के तजर्बे कुछ और ही बताती हैं कि हमेशा जमातों के साथ इत्तेहाद में रहने के बाद हुकूमतों में रहने के बावजूद भी MQM के ये एतराज़ात और ये शिकायत रही हैं कि उनके साथ जो मुतालिबात उनके जो होते थे, जो उनके साथ मुआहदे होते थे, वो पूरे नहीं किए गए। चाहे वो तहरीक इंसाफ के साथ इनका इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो, किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद हो, MQM की हमेशा से ये शिकायत रही हैं। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात को लेकर 8 फरवरी की जो डेट है इस पर किसी को अभाम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कोई मईशत को लेकर सवाल उठा रहा है, कुछ तज्ज़ियाकार भी बात कर रहे हैं जिससे ये इंदिया मिलता है कि शायद इंतखाबात डिले होने जा रहे हैं। फिर रही हल्का बंदियों की बात, आप लोगों के एतराज़ात हैं, अब तो ANP भी एतराज़ कर रही है, नून लीग भी एतराज़ कर रही है, तो कहा जा रहा है कि अगर ये मामलात अदालतों में चले जाते हैं तो ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है इंतखाबात के डिले होने की। MQM क्या समझती है कि मामला डिले की तरफ जा रहे हैं सर? नहीं, मामला डिले की तरफ जाना नहीं चाहिए। जो लोग अगर ये हल्का बंदियाँ ख़राब कर रहे हैं इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और वो फिर इंतखाबात डिले कराना चाह रहे हैं ना, वरना वो अच्छी खासी तमाम चीज़ें बिल्कुल जो है वो ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है, और अगर उसको आप ख़राब कर देंगे तो भाई इलेक्शन सिर्फ लड़ना तो मकसूद नहीं है ना, इलेक्शन को सही लड़ना मकसूद है। इलेक्शन करवाना ही तो मसले का हल नहीं है, सही इलेक्शन कराना मसले का हल है। तो आपने पीपल्स पार्टी की सारी हल्का बंदियाँ जो कि जायज़ नहीं थी उसको एक्सेप्ट कर ली, हमारी जो जायज़ बातें थी उसको
यक जुम्बिश कलम जो है वो आप उसने उसको बिल्कुल यकसर आपने उसको रद्द कर दिया, तो उसका अगला ऑप्शन जो है वो कोर्ट में जाना था, और ये बिल्कुल लीगल है, ऑप्शनल है, आईनी है, और ये होता रहा है। तो कोर्ट में गए हैं और इसके लिए कोई बहुत सारे हफ्ते और महीने दरकार नहीं है, दो दिनों में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं सारी, उस पे पेपर पे सारी चीज़ें हुई हुई हैं, उस पे जो है वो एक बेसिक सी लॉजिक के साथ अंडरस्टैंडिंग करके उसका फैसला हो सकता है 2 दिनों में। तो इसमें कोई डिले मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से कोई डिले होना चाहिए या हो सकता है। लेकिन अदालती सिस्टम भी हमारे सामने है, यहाँ होता है अगर कोई मामला स्टे में चला जाता है तो वे 5-5 साल स्टे ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये तो कहा जा रहा है कि अगर कोई फैसला हो चुका है तो फिर डिले होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम इसके हक में नहीं है कि इलेक्शंस जो है वो डिले हों, और हमारी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन पहले ही इसको सही कर देती तो मसला ही नहीं होता। अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रोविंशियल हैं, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराए थे, तो सब लोग अपनी सारे मैं लोगों को कहता हूँ, मीडिया वालों को, कि आप अपनी खुद ही फुटेजेस निकाल के देख लें कि लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ पर हुए थे उसका क्या तमाशा बना था। हाँ। यहाँ पर ऐसी भी फुटेजेस हैं सिंध में कि डाकू जो है वो हमला कर देते हैं पोलिंग स्टेशन पे, और अमले को और पोलिंग के डब्बे उठाकर ले जाते हैं, शाम 5 बजे तक वो लाकर छोड़ जाते हैं, और अंदर से वोट उसमें पीपल्स पार्टी का निकलता है अगले, और वो अनाउंस भी हो जाता है, बंदा जीत भी जाता है। इलेक्शन की शफाफियत पर तो सवालात उठेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। इलेक्शन होना काम नहीं है, इलेक्शन साफ और शफाफ होना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की उनके ज़ाहिर खतरात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो ऐसे में अगर इलेक्शन मतनाज़े पहले ही हो गए हैं होने से पहले, तो ऐसे इलेक्शंस को मानेगा कौन? क्या आप लोग मानेंगे? देखिए, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंशियल की सिर्फ हम MQM बात नहीं कर रही है, PMLN बात कर रही है, JUI बात कर रही है, GDA बात कर रही है, पीर पगारा साहब की पार्टी जो है वो बात कर रही है, ANP बात कर रही है। सबको पता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा सारी पार्टियाँ, छोटी बड़ी जितनी पार्टियाँ, सब जो है वो उन पर एतराज़ कर रही हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ हमारी बात नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वो उनको ये शायद ये गुमान था कि उनको उनकी कोई फैसिलिटेशन होगी पंजाब में और बलूचिस्तान में, वो फैसिलिटेशन नहीं हो रही। मतलब कि लाडले नहीं बन पा रहे आज़म पीपल्स पार्टी के, जी वो लाडले नहीं बन पा रहे, दूसरों को लाडले का ताना देते थे, सेलेक्टेड का ताना देते थे। अब वो खुद जो है वो पेश कर रहे हैं अपने आप को कि भाई कोई बूढ़ा हो गया है, मैं जवान हूँ, मुझे जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब ये वो दरख्वास्त वो कोई आवाम से नहीं कर रहे, वो आवाम के वोटों के लिए ये वाली बात नहीं कर रहे, वो तो किसी को सेलेक्टर्स को ही कह रहे हैं ना कि मुझे सेलेक्ट कर लें। तो ये मुझे हैरत है कि इतनी लोगों को ताना देने के बाद आप ख़ुद को इस तरह से ओपनली पेश कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन की तो लगता है कि आपको भी अंदाज़ा है कि आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, और आप जीत नहीं सकते इलेक्शन। जीत कर आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, आपको सेलेक्ट ही किया जाए तो वज़ीर आज़म बन सकते। देखिए, पीपल्स पार्टी बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास या जरदारी साहब के पास, आतिफ अली जरदारी साहब के पास, वो जाकर लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते अपने 15 सालों से जहाँ पर सूबे सिंध में हुक्मरानी रही है उनकी, कि वो लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में आज 15 सालों की हुक्मरानी के बाद कराची दुनिया की 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई है, जहाँ पर दुनिया चांद पर जा रही है। तो हमारे शहर में हर दूसरे दिन बच्चे जो है वो गटर में गिर कर मर रहे हैं, हम गटर का ढक्कन नहीं लगा सके आज तक, पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं, पीने का पानी आता नहीं है, तबाही बर्बादी है। तो वो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते जहाँ पे कि सिंध में मेरी 15 सालों से हुक्मरानी है तो मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा, लोग कानों को हाथ लगाएंगे, वो ये कि नहीं कह सकते। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये बात कर रहे हैं कि वो लाडला बनना चाहते हैं, ये सेलेक्टर्स को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिनके साथ लाडले वाला ट्रीटमेंट हो रहा है, जो तासुर एक दिया जा रहा है, जो मुस्लिम लीग नून अब तासुर मिटाने की कोशिश भी करी, जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने इत्तेहाद की, उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाडले की दौड़ में शामिल होना चाहती है, लेकिन जिनके साथ लाडले वाला सुलूक हो रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? देखिए, लाडला बनने के लिए कुछ पल्ले होना भी चाहिए ना। आप जो है वो बगैर कुछ नहीं हो और फेक लाडला नहीं बना सकते आप, ठीक है, किसी को भी।
आपके पास कोई ग्राउंड पे कुछ आपकी झोली में कुछ होना भी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, ठीक है। और हमारे मुल्क की डायनामिक्स ये है कि जो पंजाब जीतता है उसके पास चांसेस होते हैं कि वो पाकिस्तान के वजीर आज़म की दौड़ में सर फहरिस्त ठीक है, चूंकि सीटें वहाँ ज़्यादा हैं। अब पंजाब का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं नज़र आ रही, पीटीआई के साथ जो मामलात और हालात हैं, पीटीआई पंजाब में ऑर्गेनाइजेशनली तौर पर नहीं नज़र आ रही। आज अगर लीडरशिप से लेकर ग्रास रूट लेवल पे स्ट्राइव करके, कोशिश करके, मेहनत करके अगर कोई पार्टी मौजूद है इन तीनों पार्टीज़ में, तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब के आने के बाद पीएमएलएन है और वो नज़र आ रही है। तो देखिए, जो 2018 में उनके साथ हुआ है, कोर्ट्स की तरफ से और उस वक्त के इदारों के लोगों की तरफ से और तमाम चीज़ों की तरफ से, उन्होंने उस वक्त भी जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को मौजूद रखा। पंजाब की उस वक्त भी 2018 में पीएमएलएन बड़ी पार्टी थी और फिर उन्होंने उस पूरे दौर में अपने जेलों में भी गए, चीज़ें की। तो उन्होंने एक बहुत नशे व फराज से गुजर कर वो इस जगह पे आए हैं। तो अगर आज लाडले बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको घर से निकालकर लाडला बना दिया गया, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस बनाए गए। मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं उनकी कोई हिमायत। तो इसका मतलब ये हुआ लाडले बनने के लिए कोर्ट केसेस होना जरूरी होता है, जेलों में जाना जरूरी होता है। 2018 के जो स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदल गए हैं। आज वही कुछ इमरान खान के साथ फिर हो रहा है, कल को फिर इमरान खान लाडला दोबारा बन जाएगा। बन सकता है ना। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये बात नहीं की। मैंने जो बात की, मैंने कहा कि आपके पास कोई अपना भी जो है वो आपके पल्ले में कुछ होना चाहिए, आपकी कोई पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, आपकी ग्राउंड पर इनग्रेस होनी चाहिए, आपकी ग्राउंड पर आपका मैंडेट वोट बैंक होना चाहिए, जब जाकर आप लाडले भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड पे आपका कुछ भी नहीं है और आपको कोई जो है वो लाडला बना ले। मेरा ये तज्जिया है। अगर हर कोई लाडले की दौड़ में शामिल हो रहा है या होना चाहता है, कोई ऐसी पार्टी है जो ऑर्गेनिकली आगे बढ़ना चाहती हो, ऑर्गेनिकली आगे आना चाहती हो? हम है ना, हमारे अलावा हमारी 40 साल की हिस्ट्री उठाएं तो हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आज भी और ऑर्गेनिकली कोशिश कर रहे हैं। और हम तो नहीं किसी को शिकवा कर रहे कि भाई किसी को ना बनाओ, हमें बना दो, और कि हम तो अपनी सीवी लेकर नहीं घूम रहे, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जा रहे लोगों के पास। हमने एक मर्जर किया, आपस में मिल गए, आप खुद बैठकर फैसले कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ग्राउंड पे हमारी लेगेसी है काम की आखिरी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के को हम कोई खुदा न खास्ता उनको पर्सनल तनकीद नहीं करते, हम तो उनके कामों की तनकीद करते हैं। चूँकि उनकी हुक्मरानी रही है तो 15 सालों में उन्हीं के ऊपर बात की जाएगी। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिकली अगर कोई पार्टी चल रही है, फिर हम अभी आईनी तरमीम का एक मुसवदा लेकर आए हैं जो कि प्योरली पाकिस्तान के मसाइल और उस पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज के ऊपर बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि वो आबे हयात है, आबे हयात। इसको पाकिस्तान को पीना पड़ेगा, पाकिस्तान को अगर बचना और आगे चलना है तो ये ऑर्गेनिकली काम हो रहा है ना शादी। हम तो ये किसी को जाकर ये फरियाद नहीं कर रहे कि फलां पार्टी को बंद कर दो, फलां को ख़त्म कर दो और हमें लाडला बना लो। मसला ही हमारे मुल्क का ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी पार्टियां हैं, अब इमरान खान साहब हो या कोई और हो, उनको एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट पे प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्व हो लेकिन हमारे लिए हो। वो कहते हैं कि भाई लाडला बनाएं लेकिन हमें बनाएं। उनको प्रॉब्लम उस वक्त है कि वो किसी और को बना रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हमारे लिए होनी चाहिए। इनका ये है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनकी बातों में, इन लोगों की बातों में असर नहीं है फिर। अच्छा, एमक्यूएम के साथ हमेशा ये होता रहा है कि हुकूमतों में आने के बाद जिस पार्टी से भी आपका इत्तेहाद हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, आप लोगों के मुआहदे होते हैं हुकूमतों में जाने से पहले, हुकूमतों में जाने के बाद भी। लेकिन हमेशा जब हुकूमतें ख़त्म होने वाली होती हैं, आप लोगों के शिकायत भी सामने आती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। फिर आप लोग असम्बलियों से निकलने की भी, काबीना से निकलने की भी बात करते हैं। अब आप लोगों का मुतालबा तो बड़ा ज़बरदस्त है। 18वीं आईनी तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी है, आप बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि ये इख्तियारात नीचे तक जाने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आइन में तो पहले ही ये चीज़ मौजूद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 140A में
बल्दियात को पहले ही बल्दियाती इदारों को राइट्स दिए गए हैं, कहा गया है कि निचली सतह तक ये सब कुछ मुंतकिल होना चाहिए। अब आप लोग जिन आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, पहली आईनी जो हमारा आइन है उस पर अमल नहीं हो रहा, आप लोग तरमीम करवा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मुस्तफ़ा कमाल साहब? सुन लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। आपने 140A का जिक्र किया, उसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, दैट्स इट। इन 4 लाइनों को आपने जब छोड़ दिया है वजीर आला के ऊपर कि वो तशरीह करे, तो वो क्या करता है, वो अपनी मर्जी से सारी तशरीह करता है, सारा इख्तियार और पैसा और पावर रख लेता है और नीचे कुछ भी नहीं देता और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और इलेक्शन करा देता है। वो कहता है जी मैंने तो जो है वो आर्टिकल 140A को इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ ये है सबसे बड़ा इशू। मैं मिसाल दे दूं एक और, कि हर साल डिविजिबल पूल में, NFC अवार्ड में, हम अगर मैं सिंध की बात करूं, 1000 अरब रुपए पाकिस्तान से वफाक से इसको मिलते हैं सूबे को, और 400 अरब रुपए हम कमाकर, सूबा कमाता खुद 1400 अरब रुपए एक आदमी के ईमा पर है, वो है वजीर आला। उसके 1400 अरब रुपए को ट्रिकल डाउन करने के लिए कहां किसको क्या जाना है, किस डिस्ट्रिक्ट को, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसकी ईमा पर है कि वो चाहे तो दे, वो चाहे तो ना दे। अब ये चाहने वाला काम आइन में, पाकिस्तान में, रियासतों में होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से वजीर आजम और वजीर आला के महकमे आइन में लिखे हुए हैं, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दो, ताकि किसी वजीर आला को इसकी तशरीह करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात हम कह रहे हैं, जिस तरह से NFC अवार्ड से सूबे को पैसे मिलते हैं, वहीं से डिस्ट्रिक्ट को, सारे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का जो शेयर बनता है, वफाक वहीं से सूबे के डिस्ट्रिक्ट को वहीं से NFC अवार्ड में पैसे दे, और इस बात को आइन में लिख दें ताकि वो उसको आइनी कवर हो जाए। और तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद ना हो, उस वक्त तक मुल्क में सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्यों कह रहे हैं? 5-5 सालों तक आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते और एडमिनिस्ट्रेटर लगा के आप सैकड़ों अरब रुपए खर्च कराते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम लीग नून तो अग्री है, हमें पता है कि यहाँ पर जो इत्तेहाद हैं, सियासी इत्तेहाद जो हैं, वो सियासी मफादात को देखते हुए बनते हैं। कल के हरीफ हलीफ बनते हैं, हलीफ हरीफ बन जाते हैं। अब कल को अगर मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल हो जाती है यहाँ, तो फिर आप लोगों के जो मुतालिबात हैं या जो भी आपका मुआहदा है नून लीग के साथ, इसमें तो टकराव आ जाएगा। अब नून लीग को आपको भी लेकर चलना होगा, पीपल्स पार्टी को भी लेकर चलना होगा। आप लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप बातें कर रहे हैं उससे तो अग्री नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं 18वीं तरमीम को छेड़ना ही जो है ना वो खतरे की बात है, हम तो नहीं छेड़ने देंगे। ANP भी शोर मचा रही है, फिर आप लोग क्या करेंगे? शादी बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। हम क्या कर रहे हैं, अगर तो हम इनसे अपनी डिमांड्स में वजारतें मांग रहे होते, हिस्से मांग रहे होते, सदारत मांग रहे होते, महकमे मांग रहे होते, ठेके मांग रहे होते, तो हमारी डिमांड को ख़तरा था कि भाई पीपल्स पार्टी आ जाएगी PMLN के साथ तो क्या करेगी। यहाँ मामला बिल्कुल यकसर, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ये काम हो रहा है कि हम तो अपने लिए मांग ही नहीं रहे कुछ, हम तो कह रहे हैं पूरे, और हम ना शहर के लिए, कराची के लिए मांग रहे हैं, हम तो लाड़काना के लिए भी मांग रहे हैं, सखर के लिए भी मांग रहे हैं, बेनज़ीराबाद के लिए भी मांग रहे हैं, लाहौर के लिए भी मांग रहे हैं, साउथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के पहाड़ों के लिए भी मांग रहे हैं, और कराची के लिए भी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप सारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को, कि आप जिसको वोट देते हो दो, हमें मत दो वोट, लेकिन जिसको वोट देते हो उससे इख्तियार और वसाइल मांगो, उससे काम मत मांगो। इस बात के ऊपर जो भी एतराज करेगा वो हमें नाराज नहीं करेगा, वो अपने वोटर को नाराज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुराने इत्तेहादियों में जहां मुस्लिम लीग नून और MQM 18वीं तरमीम में तरमीम करने की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये टेंशन है, उनको ये एतराज़ है कि इस तरमीम में सूबों की खुद मुख्तारी मुतासिर होने जा रही है।
इन्हें जमातों ने मिलकर आइन में ये तरमीम मंजूर की। इस 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात बढ़ाए गए, तालीम, सेहत, ज़राअत और कई शोबे विफाक से लेकर सूबों के हवाले किए गए और नेशनल रेवेन्यू लगभग 58% हिस्सा इसका सूबों को देने का फैसला हुआ। बाकी 42% मुल्की फंड्स में कर्जों की अकसात निकालना और दिफा का बजट अब कम पड़ रहा है। दूसरा पहलू यह है इसका कि सूबों को जाने वाले फंड्स में बल्दियाती इदारों और हुकूमतों को तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाते, यानी MNAs और MPAs जिनका काम कानून साजी है वो फंड्स की तकसीम में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जो पूरी दुनिया में बल्दियाती हुकूमतों के करने का काम है। ये बल्दियाती हुकूमतें ये काम करती हैं और यही 18वीं तरमीम का असल पॉइंट है जो अब बात कर रही है नून लीग भी और MQM भी। लेकिन नाजरीन, क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि कानून साज पार्लियामेंटेरियन सिर्फ असम्बली में कानून बनाएं, इसे पढ़ें, आवाम का फीडबैक इसमें ऐड करें, कानून साज ऐवानों में आवाम की आवाज़ उठाएं जिससे आसानियाँ पैदा हों? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल तवक्को की जा रही है कि बल्दियाती हुकूमतों के वजूद को फ़ंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों पर इन्हिसार अब नहीं करना पड़ेगा, जो काम MQM और नून लीग करना चाहती है, और वफाक के पास कुछ ज़्यादा फ़ंड्स और इख्तियारात वापस चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन समेत लगभग तमाम ही जो कायदीन हैं वो 18वीं तरमीम को छेड़ने पर वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फिर भी मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM का मानना है कि 18वीं तरमीम नामुकम्मल है, उसे मुकम्मल करने के लिए तरमीम करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो का मानना है कि सूबों को मजीद खुद मुख्तारी की ज़रूरत है, जबकि मियाँ साहब तो इसे और कमज़ोर करना चाहते हैं। अब अगर ये वाज़ेह नहीं है कि नून लीग तरमीम करना क्या चाहती है तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ कैसा? अभी ये भी वाज़ेह नहीं है कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ बनाने जा रही है, तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर एतराज़ कैसा? ये वाज़ेह होना भी बाकी है कि क्या कोई जमात आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत रखेगी। मतलब कि अभी भी कुछ वाज़ेह कोई सिचुएशन नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ क्यों कर रही है? मैं बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका। आजकल आप लोग बड़ा जलसों में मसरूफ़ हैं और कोई ऐसा जलसा अब तक नहीं हुआ है जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने नून लीग पर, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद ना की हो। अब उनको यही लग रहा है कि सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन हो चुकी है। आप लोग तो ये भी कह चुके हैं कि हवाओं का रुख उधर है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। जो आज चैलेंज किया है बिलावल भुट्टो साहब ने कि मियाँ साहब 3 बार सेलेक्ट हो चुके, चैलेंज है 4थी बार सेलेक्ट होकर दिखाएं। जब आप लोगों को ये पता है कि सिलेक्शन हो चुकी है, हवाओं का रुख ही उधर है, तो फिर चैलेंज कैसा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शायद साहब, आज भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तिमरगढ़ में कन्वेंशन था, लोअर दीर में। हमने पहले भी कोई 6-7 कन्वेंशन कर चुके हैं, कल भी जा रहे हैं, परसों भी हैं। हमारा सीरीज़ ऑफ जो वर्कर कन्वेंशन है खैबर पख्तूनख्वा में वो हो रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, बलूचिस्तान में हमने फाउंडेशन डे में। देखें, हम अपने वर्करों के पास, अपने पार्टी के अहदेदारों के पास, अपने वोटर्स के पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं, अपना रोड मैप दे रहे हैं, इलेक्शन का रोड मैप दे रहे हैं, ताकि हम आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसके लिए दें। लेकिन जहाँ तक वो बात की आपने मियाँ साहब की, देखें एक तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब को शायद 4थी दफ़ा भी सेलेक्ट करके, तो और बिलावल साहब ने जो है उससे बात इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जो अब सलेक्शन को कबूल नहीं करती, और जो है पाकिस्तान, ये देखें आप इस चीज़ों से जो तासुर जो दिया जा रहा है PMLN की तरफ, इस तरह इस वजूहत से जो है पाकिस्तान का जो आने वाला इलेक्शन है जो 8 फरवरी को होने जा रहा है वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है। उस पर जो है सवाल निशान उठ रहे हैं। जब इलेक्शन पे सवाल निशान उठेंगे, जब आपके इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होंगे पहले दिन से, तो लोग उसके रिजल्ट मानने से इनकार ही करेंगे। हम कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, भला वो PMLN को वोट दे, PTI को वोट दे, पीपल्स पार्टी को वोट दे, जिसको भी वोट दे, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किसको जो है वो इस हुकूमत देना चाहते हैं और वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्शन से या लाडलापन से, पहले हमने एक लाडले को भुगता है, एक सेलेक्टर को भुगता है, उसने जो मुल्क को नुकसान दिया वो भी आपके सामने, जो मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं। फिर आप एक और सेलेक्टर और एक और जो है, अगर हम लाडले को यही तो बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो को शायद ये एतराज़ नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब लाडले क्यों बन रहे हैं या इमरान खान क्यों बन चुके। वो ये कह रहे हैं कि शायद अब मुझे बनना चाहिए था, मुझे लाडला क्यों नहीं बना रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का एतराज़ नहीं है।
नहीं, मैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने कई हुकूमतें देखी हैं, हमने कई अपोजिशन देखी हैं। हमने ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया और हुकूमत बनाई है। हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला करके हुकूमत बनाई है। हमने हर किस्म की फील्ड में जो है वो हमने पॉलिटिक्स की है। हम लाडलेपन को या सिलेक्शन में आने से हम तरजीह देंगे हम अपोजिशन में बैठें। हम कभी भी लाडलेपन के ज़रिए या जो है सिलेक्शन के ज़रिए आना नहीं चाहते और हम अपना नाम इस तारीख़ में जो है वो स्याह बाप के साथ नहीं लिखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपोजिशन में बैठेंगे। अगर आवाम हमें रिजेक्ट करती है, आवाम हमें वोट नहीं देती है, आवाम हमारे मंशूर से इम्प्रेस नहीं होती है या उनको दिल पे वो नहीं उतरता है, भला में वोट ना दे। लेकिन अगर आप चौथी दफ़ा भी, 3 दफ़ा तो आप ऑलरेडी हो चुके हैं और चौथी दफ़ा भी 3 दफ़ा अपने मुल्क के साथ क्या किया आप बताएंगे यार हमने ये चीज़ की, और चौथी दफ़ा भी आप कहेंगे नहीं मैंने आवाम के ज़रिए नहीं आना और मैंने सेलेक्ट होकर आना है, या फिर ये तो मैं समझता हूँ कि इस आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के को आपस में बैठकर आप किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? छोड़ दें। वो तो खुद मियां नवाज शरीफ साहब अब दोबारा से एहतसाब के बयानिए की तरफ वापस आ रहे हैं। वो तो अब ये खुद कह रहे हैं कि मुझे 93 में भी निकाला, 99 में भी निकाला, 2017 में भी मुझे निकाला, मुझे क्यों निकाला, इसका एहतसाब होना चाहिए। वो तो दोबारा इस बयानिए की तरफ वापस जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन हो रही है। देखिए बयानिया जो है या इलेक्शन के लिए है। 16 महीने उनके भाई की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, तो अपने भाई से सवाल करते, उन इदारों से सवाल करते जिन्होंने इनको निकाला, क्यों निकाला, जिनके खदशात थे। उस वक्त हम भी कैबिनेट में थे और हमें तो कभी इन्होंने नहीं कहा कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और हम ये जो है ये हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है वो क्यों हुई है। लिहाजा हम तो कहते थे कि ये जो हमने तो बार बार कहा, जब से आए हैं इन्होंने लैंड किया, हमने कहा कि आपका वो जो बयानिया था जो मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, आपने क्यों छोड़ दिया, खामोशी इख्तियार की थी। आज मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है 93 में भी और जो भी है और कारगिल को भी उन्होंने छेड़ा कि कारगिल की उसको भी। लिहाजा आज उनको याद है। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल हम कहते हैं कि आवाम में जाएँ, आवाम आपको बिल्कुल अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी देती है, सिंपल मेजॉरिटी देती है, रिजेक्ट करती है, आवाम के ज़रिए होना चाहिए, सिलेक्शन के ज़रिए नहीं होना चाहिए। ये मुल्क सिलेक्शन के मुताबिक नहीं हो सकता। और जो है अगर आप सेलेक्ट होकर आ जाए, आवाम ने अगली हुकूमत को तो आप ये समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, मुस्लिम लीग नून ऐसा कर नहीं सकती है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ का भी एहतसाब करके वो भी एक स्टेप लेकर देख लिया था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट नहीं। लाहौर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने लाहौर में लैंड किया और जहाँ से बयानिया उन्होंने छोड़ा था वहाँ से उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। लाहौर के जलसे में तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला या मैं जो है वोट को इज्जत दो। इलेक्शंस आप लोगों को भी कंट्रोवर्शियल होते हुए लग रहे हैं, मतनाज़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात एमक्यूएम भी कर रही है। उनसे जब पूछें कि इलेक्शन मतनाज़े हो रहे हैं तो उनको वो भी कहते हैं कि हाँ हो रहे हैं। भाई कैसे हो रहे हैं? वो ऐसे हो रहे हैं कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, सिंध का सूबाई इलेक्शन कमीशन, वो तो एक जमात को सपोर्ट कर रहा है और उस जमात का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उनको भी लग रहा है कि इस तरीके से इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन नून लीग की वजह से कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं? हर एक के लिए कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं इलेक्शन? नहीं, हम जब बात करते हैं हम सबूत के साथ मतलब बताते हैं क्यों कंट्रोवर्शियल नजर आ रहे हैं। एमक्यूएम ने बात की कि हमें कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब आपने हल्का बंदियाँ हुई, अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद में हुई, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 रुकन जो हैं सूबों के, वो बैठ के वो अपीलें सुन रहे थे। और अगर आप कहते हैं कि सिंध में बकौल एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी को डिलिमिटेशन में शायद फैसिलिटेट किया गया है, तो फिर एमक्यूएम और पीएमएलएन हमें बताया कि पंजाब और बलूचिस्तान और केपी में कहाँ पर किसको अकोमोडेट किया। हमारे जो दोस्त हैं केपी में, हमारे जो दोस्त हैं पंजाब में, हमारे जो दोस्त हैं बलूचिस्तान में, उनको भी रिजर्वेशन हैं। तो फिर यहाँ पर किसको अकोमोडेट किया गया है? लिहाजा ये कराची में ये चीज़ नहीं थी, ये कराची में केसेस नहीं चले, ये केसेस इस्लामाबाद में थे जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 मेंबरान थे। कोई सिंध के जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो नहीं थी। और हमेशा पीएमएलएन ने ये कोशिश की है कि वो इदारों को सियासत में घसीटें। हम नहीं चाहते कि इदारों को सियासत में घसीटा जाए। इदारे अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, आवाम जो है अपना काम करें। जिसको मैंडेट देना आवाम चाहती है उसी को जो है हुकूमत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हुई कि नहीं हुई,
इस सवाल को लेकर दोनों जमातों से तस्दीक भी हो रही है, तरदीद भी हो रही है और अब कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात के बाद ये खबरें मीडिया पर चलीं कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक हो गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल सीट एडजस्टमेंट के इस नए जोड़ की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन IPP के सदर अलीम खान इस मुलाकात को महज एक खैर सगाली की मुलाकात समझते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब से 125 सीटें जीतने के दावे भी कर रही है, तो दूसरी तरफ वो फिर दूसरी जमातों से सीट एडजस्टमेंट क्यों करना चाहती है, क्यों सहारे ढूंढ रही है? वो तो क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि दूसरी जमातों से हाथ मिलाना ये नून लीग की सियासी हिकमत अमली है या फिर ये PTI का खौफ है? क्योंकि नून लीग के लिए असल चैलेंज पंजाब और असल ख़तरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी मियां नवाज शरीफ को टफ टाइम देने के मिशन पर हैं आजकल। वो ये कहते हैं कि रायविंड का वज़ीर आज़म चाहता है कि उसे चौथी बार सेलेक्ट किया जाए। रायवंड का वजीर आजम था, 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। माजी की तरह लीगी क़यादत बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब नहीं दे रही है। सियासी तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि नून लीग अपनी रवायती अना से हट कर तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। अब जो उनके इत्तेहाद हो रहे हैं, बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद का मामला हो, MQM हो, JUIF हो और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो, ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पहले ही इक़्तिदार जीतना चाहती है। एक ख्याल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के सियासी इत्तेहाद में एक anti-PTI फैक्टर जो है ये बड़ा वाज़े है। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए और PTI को कॉर्नर कर दिया जाए तो फिर पंजाब में ज़ाहिर है कोई सियासी हरीफ तो होगा नहीं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। एक तरफ मुस्लिम लीग नून का नवाज का सियासी जोड़ तोड़ वो करने में लगी हुई है, दूसरा उनको बड़ी एक कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून को कि किस बयानिए को लेकर उन्होंने चलना है, किस बयानिए को अवाम की अदालत में लेकर जाना है। एक तरफ मियाँ साहब जो है वो माजी में उनके साथ जो हुआ, जो उन पर केसेस हुए, जो उनको सज़ाएँ हुई, उसके एहतसाब की बातें करते हैं, बल्कि कल तो उन्होंने कह दिया कि 93 और 99 में उनको क्यों निकाला गया ये भी उन्होंने सवाल पूछा। उस वक्त उन्होंने कहा कि उसका भी एहतसाब किया जाए। तो एक तरफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब इन तमाम मामलात को भुलाकर आगे चलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एहतसाब की भी बात करते हैं। क्या कहा कल मियां नवाज शरीफ साहब ने, ज़रा देखिए। देखिए कितने अफसोस की बात है, हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया पूरे खानदान के लोगों को और हमारी पार्टी के लोग जो झूठे इल्जामात में अंदर कर दिया आप लोगों ने। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का, ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? हम यहाँ तो सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। हमें इस मुल्क की खैर चाहिए, इस मुल्क का भला चाहिए, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए। अब ये वही एहतसाब का बयानिया है जिसे शहबाज शरीफ के हंगामी दौरे के बाद अल्लाह के हवाले कर दिया गया था। फिर हमने देखा कि जो नून लीग का वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था ये भी गुमनामी में कहीं चला गया। क्या ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मज़ाहमती बयानिए को ही आगे लेकर चलना चाहते हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, आइंदा इंतखाबात में नून लीग का बयानिया क्या होगा? बड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, नून लीग खुद कन्फ्यूज नज़र आ रही है। कभी माजी में होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनके अजाले का, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की उनके एहतसाब की बात करते हैं। कभी माजी की गलतियों को, इन चीज़ों को भुलाकर मुफाहमत के साथ आगे चलने की बात करते हैं। लेकिन कल फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने तो 93, 99 की बात कर दी कि मुझे क्यों निकाला, एहतसाब होना चाहिए। कोई इनसे पूछेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो किस बयानिए को आप लोगों ने लेकर चलना है? एहतसाब के बयानिए को लेकर चलना है या मुफाहमत के बयानिए को आगे लेकर चलना है?
जी, बयानिया तो हमारा एक ही जगह पर कायम है और वो ये है कि इस मुल्क में जिस तरह आइन के पहले सफ़े पर लिखा है, अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। उसके बाद दो बातें हैं। एक तो बयानिया का हिस्सा ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट में कारकर्दगी का रिकॉर्ड है वैसा नवाज शरीफ के अलावा किसी के पास नहीं है, जिन्होंने सिर्फ मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि 2013 से 17 तक 4 सालों में 4 बड़े मसले हल कर दिए। महंगाई का मसला उस वक्त था, हल कर दिया। लोड शेडिंग का मसला था, हल कर दिया। दहशतगर्दी से हजारों पाकिस्तानियों की जाने जा रही थी, वो हल कर दिया। कराची शहर में टारगेट किलिंग थी, वो हल कर दी। मुल्क में एक कसाद बाजारी थी, सीपैक लेकर आए। तो एक तो कारकर्दगी का रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा इशू उसके साथ जिसकी तरफ आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी इनसे पूछा जाएगा। अब ये पार्लियामान ने इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे कि पूछे जाने का तरीका क्या है, क्योंकि एक तरीका तो हमने इख्तियार करके देख लिया आज से 10 साल पहले। इन्हीं दिनों में आपको मैं याद करा दूं कि रिटायर्ड और मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ वाहिद आर्मी डिक्टेटर है जिनको हम हमारी हुकूमत नवाज शरीफ बतौर वजीर आज़म अदालत में लेकर गए थे, और उस अदालत में जो एक बराह रास्त एक कन्फ्रंटेशन थी, वो हमने उसकी फिर 9 साल सजा भुगती। अगले साल ही फिर धरना हो गया और उस धरने के बाद फिर डॉन लीक्स हुआ, नवाज शरीफ की नाअहली हुई, फिर उनको सदारत से हटाया गया, फिर उन्हें सजाएं हुई, उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो अब इसका ये एजेंडा तो फिर तो अगला एहतसाब सोच समझ के करना पड़ेगा नून लीग को, बड़ा सोच समझ के जिनके एहतसाब की आप बात करते हैं उनके इदारे उनके पीछे खड़े होते हैं। जी, तो हमें है ना अंदाजा इस बात का। तो और नवाज शरीफ से ज्यादा इस वक्त इस मसले को अगर कोई मामला फहमी से और साबिक माजी की जो भी उस गलतियां थी या एक स्टेप उठाया गया, उनसे ज्यादा अब कोई नहीं समझता। तो लिहाजा लेकिन ये है कि ये जो कल की बात उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने 21 अक्टूबर की तकरीर में भी इसका एक मुख्तसर हवाला दिया था। तो वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे, सिर्फ ये है कि उसको हमें पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए बहुत सोच समझ कर उस पर आगे बढ़ना होगा। मतलब कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो एहतसाब का जो है वो एजेंडे पे है कि एहतसाब करना है, ये नून लीग का एजेंडा है। जी नहीं, एहतसाब कर देंगे। एहतसाब तो करप्शन का भी होता है, एहतसाब दूसरी चीजों का भी होता है। जिन्होंने ज्यादतियां की हैं नवाज शरीफ के साथ, उनका एहतसाब। मैं खुल कर ये ज्यादतियों का एहतसाब नहीं होना, गैर आईनी इक़दामात का एक पूछताछ और हिसाब जरूर होना है। यही तो तरीकेकार पार्लियामान ने वजह कर रहे हैं कि क्या हमें जनूबी अफ्रीका की तरह कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए ये सारा मामला हल करना है, लेकिन बहरहाल इसका कोई शुमार और हिसाब तो करना होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, इलेक्शंस तो होने वाले हैं, कोई अभाम नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो नून लीग दावे करती है कि उन्होंने क्लीन स्वीप करना है, पंजाब में 125 सीटें लेने की वो बात करते हैं। दूसरी तरफ इत्तेहाद भी हो रहे हैं, आईपीपी के साथ इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, काफ लीग के सीट्स के साथ सीट एडजस्टमेंट, फिर सिंध में आप लोगों ने इत्तेहाद किया है, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जीडीए है, एमक्यूएम है और जमातें हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है नून लीग को कि बड़ा पॉपुलर वोट है नून लीग का, तो फिर इन सियासी ये सीट एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है नून लीग को? क्योंकि अभी हम एक तजर्बे से गुजरे हैं जो 16 माह की 15 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत थी। तो हम ये सीट एडजस्टमेंट्स या ये पूरी कोशिश है वो ये है कि एक ऐसी अक्सरियत इंशाल्लाह तख्लीक की जाए अपने नशिस्तों से भी और जो हमारी इत्तेहादी जमातें उनसे भी, ताकि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम हम मिलकर दे सकें। क्योंकि पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ। शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।